अब मैं आपके सवालात का जवाब लूँगा, बट आई विल अप्रिशिएट कि जो टॉपिक है आज का काउंटर टेररिज्म सिक्योरिटी, अगर हम इस पे ही महदूद रहें। Assalamu alaikum, sir. This is Sumaira Khan from Sama Television. I'm here, sir, over here. So you talked about all the operational activity of Pakistan's armed forces regarding countering the terrorist activity across Pakistan, and commendable efforts. We recently heard about a lot hype about in the National Security Committee recently held. Can you just briefly tell us that is there any detailed operation across the Pakistan that is going to take place against the terror element that we just talked about in detail? And if it's so, we again heard a lot about its hype that it's going to be having a whole nation approach, as Army Chief also talked about it. So what do you think, if you could just share some cardinal and salient features about this military operation, that if you are going to conduct it against terrorists, how it's going to be different from the previous ones, or if it's going to be, what should be its exclusivity for the people who are listening to you right now in Pakistan and globally as well? Thank you very much. देखिए जी, ये जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमारी जंग है, ये 2 दहाइयों पे तवील सफ़र है। आप सब लोगों को ये याद होगा कि एक वक्त ये भी था कि हमारे दरमियान इस मुआशरे के अंदर एक उलझन और कन्फ्यूजन थी कि ये मुसलमान के ख़िलाफ़ लड़ रहा है। तो ये एक बयानिए की उलझन थी, एक बयानिए का तज़ाद था। आपको वो वक्त भी याद होगा कि जब मालाकंड डिवीज़न और स्वात में तकरीबन दहशतगर्द तंजीमों की एक अमलदारी कायम हो चुकी थी, वहाँ पे उनके कोर्ट्स बन चुके थे। आपको वो वक्त भी याद होगा जब पाकिस्तान के बड़े शहरों में आए रोज़ कोई धमाका हुआ करता था। तो हमने एक बड़ा तवील सफ़र तय किया है इस दहशतगर्दी की जंग में। ये जो तवील सफ़र है, ये एक जामे हिकमत अमली और मनसूबाबंदी के तहत किया गया है, जिसकी तमाम सक्सेसिव हुकूमतों ने और आवाम की तायद से उसकी इंडोर्समेंट के साथ तय किया गया। ये जो सफ़र था, इसकी ऑपरेशनल लेवल पे 4 जुज़ियात हैं। वो है क्लियर, होल्ड, बिल्ड और ट्रांसफ़र। इसका मतलब ये है कि जो काइनेटिक ऑपरेशंस हैं, जो अफवाज पाकिस्तान और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो एक इलाके में जाएंगी, वो जाती हैं, उस इलाके से दहशतगर्दों को क्लियर किया जाता है, उसका होल्ड किया जाता है, और वहाँ पे जो बाकी जुज़ियात हैं स्टेट की, चाहे वो इंतज़ामी ढांचा है, चाहे वो माशरती ढांचे हैं, चाहे वो आपकी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, चाहे वो अदालतें हैं, चाहे वो इकनॉमिक मनूवर है, वो तमाम वहाँ पे लगाया जाता है, जिसमें उसकी बिल्ड का फेस होता है, जहाँ पे दहशतगर्दी के जो असल मुहर्रकात हैं उनका तदारक किया जाता है, और उसके बाद उस इलाके को बदतदरीज सिविल इंतज़ामिया के हवाले करके फ़ौज वहाँ से बाहर निकाली जाती है। इस पूरी ऑपरेशनल अमल को आप लोगों ने अपनी आंखों के सामने कामयाबी से मालाकंड और सवात के इलाकों में देखा, जहाँ पे क्लियर, होल्ड, बिल्ड और ट्रांसफ़र को मुकम्मल करके अमलदारी सिविल अदारों के हवाले कर दी गई। जहाँ तक न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट का ताल्लुक है, जो हमारे पुराने कबायली इलाके थे, वहाँ पे जैसा कि मैंने आपको अपनी ब्रीफिंग में कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज देयर इज़ नो गो एरिया इन पाकिस्तान। तो दैट मीन्स कि जो क्लियर और होल्ड के फेजेस हैं वो बाखारो खूबी आवाम की तायद, हुकूमत की सपोर्ट, हमारे शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों और इस कौम के हौसलों के साथ मुकम्मल किए जा चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान ने ज़रूरी समझा है कि अब वो टाइम है जबकि बिल्ड और ट्रांसफ़र के फेजेस को मुकम्मल करके हम दायमी अमन की तरफ जाएं, और ये सफ़र ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आपको मैंने अपनी ब्रीफिंग में बताया कि 162 बिलियन रुपए लागत के मंसूबे ऑलरेडी वहाँ पे इस वक्त अमल दरामद में है। लेकिन जहाँ पे ये दायमी अमन की तरफ हमने जाना है, उसी वक्त दुश्मन हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज खित्ते में बदलती हुई सूरत हाल भी अपनी आखिरी और भरपूर कोशिश कर रही हैं और करेंगी।
क्योंकि ये जो ऑपरेशंस हैं, जो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस हैं, ये होल ऑफ नेशन अप्रोच से होते हैं। इसमें काइनेटिक ऑपरेशंस एक जरूरी अहम हिस्सा है, लेकिन मुकम्मल सलूशन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वसीम अब्बासी फ्रॉम वी न्यूज़। सर, मैं आपकी तवज्जो एक रीसेंट स्टेटमेंट की जानिब दिलाना चाहता हूं जो हामिद मीर साहब, जो मारूफ एंकर पर्सन है, उन्होंने दी है। उसमें उन्होंने बताया है कि 2019 में दी देन आर्मी चीफ ने उन समेत कुछ 25 सहाफ़ियों को ब्रीफिंग दी और उसमें उनको बताया कि मोदी साहब पाकिस्तान का दौरा करेंगे, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, और ये भी बताया कि पाकिस्तान फ़ौज की जो प्रिपेयर्डनेस है उसके हवाले से भी कुछ कंसर्न रेज़ किए कि जी फ्यूल नहीं है टैंक्स के ऑपरेशंस के लिए। तो उस पर काफ़ी कंसर्न पाए जाते हैं, सोशल मीडिया पर डिस्कशंस भी हो रही हैं कि आर वी रेडी फॉर द वॉर, और क्या उस पर है, तो आप क्या कहेंगे? इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि कोई एक्शन भी होना चाहिए जिन्होंने ये बात की है। जी, दो मामलात हैं जिनकी आपने इशारा किया, एक कश्मीर और एक ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस। भारत के जारहाना अज़ाइम और बेबुनियाद इल्ज़ामात और दावे तारीख के औराक को नहीं बदल सकते। कश्मीर की आलमी तस्लीम शुदा मुतनाज़े हैसियत को नहीं बदल सकते। कश्मीर ना कभी भारत का अटूट अंग रहा है और ना रहेगा। आर्मी चीफ ने कमान संभालने के बाद पहला दौरा लाइन ऑफ कंट्रोल का किया और वाज़ेह अल्फाज में पैगाम दिया कि अफ़वाज पाकिस्तान इस मुल्क के चप्पे चप्पे का दिफा करने की सलाहियत रखती है और अगर ज़रूरत पड़ी तो वी कैन टेक दिस बैटल इनटू द एनिमीज टेरिटरी। मैं यहां पर यह कहना भी ज़रूरी समझता हूं कि अगर किसी मिसकैलकुलेशन या गलतफहमी की वजह से हिंदुस्तान कोई मुहिमजोई करने का सोचता है, इरादा करता है, तो अवामी हौसले और अवाम की सपोर्ट के साथ अफ़वाज पाकिस्तान उसको भरपूर जवाब देगी। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपने ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस का किया। अफ़वाज पाकिस्तान ने 2 दहाइयों से तवील दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक इंतहाई दुश्वार गुजार और कुर्बानियों से भरपूर जंग लड़ी है। वी आर ए बैटल्ड हार्डन्ड आर्मी and battle hardened armed forces which are led from the front by the officers। और अगर ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस की आगे बात करें तो फरवरी 2019 में पुलवामा में हिंदुस्तान ने मुकम्मल मनसूबाबंदी करके सोच समझ के, जिसके सबूत अभी उनके अपने गवर्नर सीतापाल मलिक और उनके एक्स आर्मी चीफ खुद दे रहे हैं, उन्होंने पूरी सोच समझ के मनसूबाबंदी के साथ वो आए, तो ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस आर्म फोर्सेस की आपके सामने है, तारीख इसकी गवाह है। हिंदुस्तान भी और बाकी जो अवाम हैं, बाकी जो मुल्क हैं दुनिया के, वो भी इसके गवाह है। और जहाँ तक कुछ नाकदीन का और भारत के प्रोपेगेंडे में लोगों का ये ख्याल है कि ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस में कोई प्रॉब्लम है, तो पाकिस्तान और भारत का दफाई बजट तो कई दहाइयों से उसमें फ़र्क है। पर कैपिटा फौजी पे जो खर्चा होता है वो तो कई दहाइयों से भारत का हमसे बहुत ज़्यादा है। ना ये शक पहले किसी को था, ना अभी है और ना आइंदा रहेगा। और आखिर में इन सब चीज़ों को आप बालाए ताक भी रख दें तो पाकिस्तान फ़ौज का एक एक सिपाही ईमान, तकवा और जिहाद फी सबिलिल्लाह के जज्बे से सरशार है। हम शहादत को आगे बढ़कर गले लगाते हैं। हम अपने जस्ते खाकी आए रोज़ इस ज़मीन में मिट्टी में डालते हैं और आप और कौम इस बात की गवाह है। सर, मोहम्मद इमरान, दुनिया न्यूज़। सर, एक तो ये बताइएगा कि बहुत ज़्यादा मीडिया के ऊपर भी ओवरऑल
डिस्कशंस के अंदर भी ये बात आ रही है सर्टन क्वार्टर से कि अब तक जो है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में जनरल बाजवा का इन्फ्लुएंस मौजूद है। ख़ुसूसी तौर पे जो सोशल मीडिया के हवाले से जो मुख्तलिफ क्रैकडाउन्स ये वो उस हवाले से उसको मद्देनज़र रखते हुए ये बात कही जाती है, तो इसके ऊपर ज़रा आप कमेंट कर दें सर। देखिए, ये जो कुछ चीज़ें जो मुशाहिदे में आपके भी आई होगी, हर शख्स अपनी एक राय का और तज़िये का उसे हक रखता है। अगर हम देखें कंसेप्शली तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब आसिम मुनीर इस बात का आदा करते हैं कि जो ताकत है असल ताकत का जो महवर है और जो मरकज़ है वो अवाम पाकिस्तान है। और जहाँ तक सियासत का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो एक कौमी फ़ौज है। हमारे लिए तमाम सियासतदान और तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं। आप भी ये नहीं चाहेंगे, फ़ौज पाकिस्तान भी नहीं ये चाहेंगी कि वो किसी एक ख़ास सियासी सोच या ख़ास सियासी ज़ाविये, नज़रिए या जमात की तरफ राग़िब हो। जिस तरह फ़ौज पाकिस्तान में हर मसलक, हर इलाके और पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी है, इसी तरह ये ख़ास सियासी सोच की नुमाइंदगी नहीं करती। और जहाँ तक आप तब्दीली की बात करते हैं तो दहशतगर्दी की बात करें, मुल्क दुश्मन अनासर से लड़ने की बात करें, तो फ़ौज पाकिस्तान का उनका रिश्ता सिर्फ काइनेटिक ऑपरेशंस का है जो जारी हैं और जारी और सारी रहेंगे दहशतगर्दी के ख़ात्मे तक इंशाअल्लाह। जनरल साहब, अहमद मंसूर 24 न्यूज़ से ताल्लुक़ है। आपने जो पहले अपनी ब्रीफिंग में बताया कि जो फ़ौज का काम मगरबी सरहदों पे, मशरकी सरहदों पे जो इंटरनल सिक्योरिटी, दहशतगर्दी की जंग बहुत कामयाबियां हैं और वहाँ पे हर महाज पे मुतमिन भी हैं, कौम भी मुतमिन है। लेकिन सर सोशल मीडिया का जो महाज है, माज़रत के साथ वहाँ पे हुकूमत, रियासत, अदारे हम उस तरह कामयाब भी नहीं है और मैं समझूंगा कि रियासत नाकाम हो रही है। हाँ, मैं आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को, जो DGISI हैं, उनकी बर्दाश्त को मैं दाद देता हूं, लेकिन सर रियासत कमजोर हो रही है। उनकी जात की बात हो तो वो बर्दाश्त करें। रियासत पर हमले हैं पाकिस्तान के अंदर से, पाकिस्तान के बाहर से। शाहीन साहिबाई साहब हैं जी, वजाहत एस खान हैं, आदिल राजा है, हैदर मेहदी, वो बहुत सारी लंबी लिस्ट है, पूरा टोला, और आपस में ये मुनज़्ज़म है, पूरा नेटवर्क है। ये कोई अब धक्की चुपी बात नहीं है, सबको पता है। लेकिन कोई रिएक्शन हमें नजर नहीं आ रहा। इतनी कमजोरी क्यों है? क्या आइन और कानून में कोई ऐसी चीज नहीं है कि उसके ऊपर रहते हुए इसका सदेबाब हो? क्या कुछ ऐसी पॉलिसी है? अगर हुकूमत नहीं कर रही, अदलिया खामोश है, तो अदारे कहां तक खामोश रहेंगे? कुछ है प्लान में या हम समझे कि बर्दाश्त ही करते रहेंगे? आपने एक बड़े अहम मसले की तरफ निशानदी की, जो कि आजकल जो सा है, जिससे ये पूरी जो एक हैजान और इस तरह की कैफियत तारी हुई। देखिए, आईन पाकिस्तान हर शहरी को आज़ादी राय का हक देता है, बिल्कुल देता है, लेकिन यही आइन इस आज़ादी राय को चंद कवानीन और बंदिशों के अंदर क़ैद करता है। सोशल मीडिया और मीडिया में भी अफ़वाज पाकिस्तान इदारों और उनके अहदेदारों के ख़िलाफ़ जो बातचीत की जा रही है, हम समझते हैं कि वो ना सिर्फ गैर ज़िम्मेदाराना और गैर दानिशमंदाना है, बल्कि गैर आइनी भी है। और हमें इस बात का भी इदराक है कि हो सकता है कि कुछ लोग ये ज़ाती हैसियत में कर रहे हों, बल्कि लेकिन इसके पीछे कुछ ज़ाती और सियासी मकासद भी हैं। और कुछ केसेस में बैरून मुल्क जो आपकी एजेंसीज़ हैं, जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनके एजेंडे को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, उनके आलाकार भी बने हुए हैं। अफ़वाज पाकिस्तान का जो कानून कवानीन है, जो हमारी ट्रेनिंग है, जो हमारा डिसिप्लिन है, वो हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम हर बिला बुनियाद इल्ज़ाम और तज्ज़िये का तुर्की ब तुर्की जवाब दें।
आप लोग भी ये नहीं चाहेंगे, अवाम भी ये नहीं चाहेगी कि उनकी अफवाज एक ला हासिल बहस में पड़ जाए और अपना फोकस अपने ऑपरेशनल मैटर से, जो कि हुकूमत और आइन ने हमें तकवीज़ की हैं, उन जिम्मेदारियों से हटा के इस ला हासिल बहस में पड़ जाए। हम तामीरी तनकीद को अहमियत देते हैं, लेकिन यह बात हम बताना ज़रूरी समझते हैं कि दुनिया की किसी और फौज की तरह अफवाज पाकिस्तान भी धौंस और फरेब से इसको दबाव में नहीं डाला जा सकता। जहां तक सरकोबी का मामला है, जो आपने कहा, अगर यही बातचीत आपके बारे में, सहाफ़ियों के बारे में या सियासी लीडर्स और उनकी पार्टीज के बारे में की जाए, तो आपको पूरा हक हासिल है कि उसी मीडियम में रह के आप उनको जवाब दें। अगर ये किसी मुअज़्ज़ज़ जज के बारे में की जाए तो हित्क इज़्ज़त का कानून हरकत में लाया जा सकता है। अगर ये बातचीत इदारों या उनके अहदेदारान के बारे में की जाए तो हम भी कानून को हाथ में लिए बगैर सिर्फ कानून पाकिस्तान को ही हरकत में ला सकते हैं, जिसकी कुछ मिसालें आपको कुछ केसेस के सिलसिले में मिलती भी हैं। सर, साबिक आर्मी चीफ के हवाले से जैसे वसीम भाई ने सवाल किया, तो उसी को आगे बढ़ाऊंगा कि एक ऐसी टाइमिंग है उस स्टेटमेंट के मंजर आम पर आने की जब G20 का इजलास इंडिया होस्ट कर रहा है और फिर इंडिया में कोई भी मकबूजा कुछ में कोई भी वाक़या हो जाए तो फौरी तौर पे एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है कि जी पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है। दूसरा, एक मुस्तकबिल करीब में उनके इलेक्शंस भी हैं, तो कोई ऐसा इरादा तो नहीं लग रहा कि एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इंडिया प्लान कर रहा हो जैसे पुलवामा का कर चुका है? और एक छोटा सा सवाल, तारीख की मुख्तसर तरीन एक रात स्टेटमेंट आई आर्मी चीफ के 4 रोज़ा दौरा चाइना के हवाले से, क्या वो उसकी मजीद एलेबोरेट करेंगे, उसकी क्या क्या उसकी अहमियत है? मैं आपके पहले सवाल की तरफ पहले आता हूँ। देखें, ये बदकिस्मती है कि हिंदुस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, जो उसकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, उसमें पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के हालात की एक अहमियत है। उसकी एक वजह भी बनती है कि उनके अपने जो मसाइल हैं और उनसे तवज्जो हटाने के लिए वो पाकिस्तान के बारे में एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाते रहते हैं। इसकी आपको मिसाल जौन सी है, EU, अभी ताज़ा मिसाल EU डिसइंफो लैब का आपने देखा होगा, जिसके अंदर जौन सा है बड़े मुफस्सल तरीके से इंडिपेंडेंट जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, एजेंसीज हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह जाली NGOs क्रिएट की जाती हैं, किस तरीके से जाली खबरसार एजेंसियाँ क्रिएट की जाती हैं, खबर चलाई जाती है और उसको फिर सोशल मीडिया के ज़रिए मेन स्ट्रीम मीडिया में लाया जाता है, उस पर तज्ज़िये किए जाते हैं। तो इसलिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाली प्रोपेगेंडा करना और पाकिस्तान के अंदर भी सोशल मीडिया को इन्फ्लुएंस करना, अपने आलाकारों के साथ उस चीज़ को बढ़ाना, ये हिंदुस्तान का शेवा रहा है और ये वो करता है और करता रहेगा। अफसोस की बात यह है, जहाँ पे हमें और मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वो ये है कि कुछ अनासर जो मुल्क में दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पे उनके इस एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। जहाँ आपने बात की चाइना की, तो चाइना और पाकिस्तान तारीख़ी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान आर्मी के और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बड़े दरीना, बड़े अहम और पेशावराना ताल्लुकात हैं और इसी सिलसिले में ये आर्मी चीफ का दौरा जोन सा है, जिस तरह हमने स्टेटमेंट में आईसीपीआर की कहा कि फॉर द बायलैटरल एनहांसमेंट ऑफ द बायलैटरल म्यूचुअल रिलेशनशिप्स, ये किया गया। जैसे मैं जावेद शहजाद हूँ, ABN टेलीविज़न इस्लामाबाद से। जैसे मैं आपको थोड़ी देर के लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस लेके जाना चाहूँगा, जहाँ पे चंद हफ्ते पहले कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था। उस इजलास के हवाले से जो एलामिया जारी किया गया था सर, उसमें बताया गया था कि दहशतगर्दी की जो नई लहर है, ये कलअदम TTP के साथ नरम गोशा और अदम सोच विचार पर मबनी पॉलिसी का नतीजा थी। जैसे आप समझते हैं कि अवामी तवक्कुआत और ख्वाहिशात के बरक्स ये सारा कुछ हुआ, इसका जिम्मेदार कौन था और इन जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है या सिर्फ खामोश डिप्लोमेसी तक महदूद रहेंगे? थैंक यू सर। देखिए, TTP के साथ जो मुज़ाकरात थे, वो उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान का फैसला था, इसका वो बरमला इज़हार भी कर चुके हैं। मैं अपने महदूद रखूँगा अफवाज पाकिस्तान और दहशतगर्दों का। अफवाज पाकिस्तान और दहशतगर्दों का जो ताल्लुक़ है, आई थिंक मैं इसका पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, वो काइनेटिक ऑपरेशंस का है।
वो अस्करी ताल्लुक है, और ये ताल्लुक अस्करी रहेगा, काइनेटिक ऑपरेशंस का रहेगा, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस का रहेगा, दहशतगर्दों के आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक रहेगा, दायमी अमन के क़याम तक रहेगा, और वही ताल्लुक रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। शुक्रिया। जी, मेरा नाम एजाज अहमद है फ्रॉम JNN न्यूज़। जो अभी आपने ब्रीफिंग दी दहशतगर्दी से मुतालिक, इसमें दो चीज़ें बहुत वाज़ेह हैं। एक तो ये कि हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, चाहे वो पुलिस हो, आर्म फोर्सेस हो, FC हो, वो ख़ास टारगेट दिखाई देते हैं। और दूसरी एक और बात वाज़ेह ये होती है कि पंजाब और सिंध के मुकाबले में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जो है वो वहाँ वाक़यात ज़्यादा और बहुत ज़्यादा है। मतलब उसका अगर आप रेशो देखें तो एक जानिब 6 और 5 और दूसरी जानिब सैकड़ों में है। तो इन दोनों टारगेट्स की क्या आपके नज़दीक वजूहात है, क्या एनालिसिस करते हैं आप इसका? देखिए, एक चीज़ हमें वाज़ेह होनी चाहिए कि दहशतगर्दों, जो दहशतगर्द तंजीमें हैं और इनके जो पीछे सहूलतकार हैं, जो इनको हौसल इंटेलिजेंसीज इनको सपोर्ट करती हैं, इनका कोई नज़रिया, कोई मज़हब, कोई ईमान नहीं। ये बिला तफरीक सबको हिट करते हैं। ये मसाजिद में भी हमले करते हैं, ये अवामी मकामात पे भी हमले करते हैं, ये पुलिस पे भी करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पे भी करते हैं, उलमा पे भी करते हैं, मीडिया और सहाफ़ियों पे भी करते हैं। बिलखुसूस ये जो आपने बात की पुलिस की, पाकिस्तान की जो पुलिस है और स्पेशली जो KPK की पुलिस है, इनकी बेशबहा कुर्बानियां हैं, एंड द नेशन मस्ट एक्नॉलेज इट एंड वी एक्नॉलेज इट। और इन्होंने बड़ी जवामर्दी से दहशतगर्दी का मुकाबला किया है और कर रही है। अफसोस भी होता है कभी कभार के छोटे से वाक़े पे पुलिस को और स्पेशली KPK की पुलिस को जो सा तनकीद का निशाना बनाया जाता है। पाकिस्तान की जो फ़ौज जो है वो इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, इनकी ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में इंटेलिजेंस आपस में शेयर करना और जॉइंट ऑपरेशंस, इन तमाम चीज़ों में KP पुलिस के साथ है और हम साथ देते रहेंगे। आपने दूसरा सवाल किया पंजाब और सिंध का। जी देखिए, आपने ये मैंने अपनी ब्रीफिंग में बताया कि हम तकरीबन 70 से ज़ायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, काइनेटिक बेस्ड ऑपरेशंस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सिर्फ कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, आपको शहरों में शायद इसका अंदाज़ा नहीं होता। इस वक्त आज भी तकरीबन 70 ऑपरेशन इंटेलिजेंस और मिलिट्री और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी सिर्फ दहशतगर्दी खिलाफ इस मुल्क में कर रहे हैं, जिनकी ज़्यादा तादाद 4040 के करीब जोन से हैं इस रवां साल में बलूचिस्तान में, और 3591 आई सपोज के वो आपके KPK में हुए। ये ऑपरेशंस सरहदी इलाकों में, उनसे मुल्हका इलाकों में जो किए जाते हैं, इनके जो पॉजिटिव असरात हैं वो आपको बड़े शहरों में मिलते हैं। तो ये जो पंजाब में और सिंध में हमें निस्बतन अमन नज़र आता है, इसकी जो जंग है वो सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस फोर्सेस उन इलाकों में लड़ रही हैं। और इवन देन, जबकि इतने ऑपरेशन होने के बावजूद भी आपको जब दहशतगर्दी के कुछ वाक़यात नज़र आते हैं तो इससे आप अंदाज़ा करें कि दूसरी तरफ से कितनी कुव्वत और कितना पैसा और कितनी साजिश इसमें की जा रही है, जिसके खिलाफ आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस हर रोज़ लड़ रही हैं। इंटेलिजेंस पे भी लड़ रही हैं, ग्राउंड पे भी लड़ रही हैं, पुलिस भी लड़ रही है, फौज भी लड़ रही है, FC भी लड़ रही है, रेंजर्स भी लड़ रही है। Bismillahirrahmanirrahim. Sir, Faisal Raza Khan, I am the senior correspondent from 92 News. My first question is related to domestic and particularly related to the veterans of Pakistan military. There are several organizations operating in Pakistan, particularly 3 or 4 are very active and they are towing the political agenda. But most of the times they are portraying as an official, or sometimes that they are registered with some defense organization or with GHQ or in official patronage of any army or any military organization. Recently, Lieutenant General retired
Amjad Shoaib was arrested, and there was a lot of hue and cry, and mostly military was criticized, particularly Pakistan Army. So how do you see that particular aspect, whether they are the registered official organizations representing some Ministry of Defense or are registered in GHQ? Because earlier on there was clarification by MOD as well, but there was no particular action taken. Do you think that this is also maligning Pakistan's military, as they are towing some political agenda and they are portraying that they are might be registered somewhere? Secondly, related to Chief of Army Staff's China visit, there are reports that Pakistan Army is engaged with the China People's Liberation Army, as you have rightly pointed out, from the last many decades. And during this whole war against terror, most of the military hardware was consumed, or wear and tear is there, and particularly related to the gunship helicopters. So whether Army Chief is going to have finalize the old trodden or might be the historical agreement with the Chinese People Liberation Army, or the production facilities regarding the Z-10 Zulu gunship helicopter, and along with that 155 millimeter howitzer guns and VT4, more VT4 for Pakistan Army, because military needs desperately some of the sophisticated hardware. Thank you very much, sir. जी, जहाँ तक चाइना के दौरे की और चाइना का आपका सवाल है, इसकी जो जुज़ियात हैं और डिटेल्स में हम यहाँ पे जाए बगैर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमारे उनके साथ एक बड़े रवायती देरीना और बड़े प्रोफेशनल ताल्लुकात हैं, और उसकी आई थिंक के डिटेल्स में जाने की हमें इस वक्त कोई ज़रूरत नहीं कि वो प्रोक्योरमेंट डिटेल्स के अंदर जाने की। आई डोंट थिंक दैट इज़ उसकी कोई इस वक्त यहाँ ज़रूरत है, क्योंकि ये एक जारी और सारी अमल है, जारी रहता है और जारी रहेगा। जो आपने सवाल किया है वेटरन्स के बारे में, देखें ये जो वेटरन्स हैं ये हमारा एक असासा है, ये फ़ौज का असासा है, आर्मी का भी, नेवी का भी, एयरफोर्स का भी। और इस फ़ौज पाकिस्तान के लिए, इस कौम के लिए इनकी बेशबहा कुर्बानियाँ, और हम उनको बड़ा एक्नॉलेज करते हैं। और इसी वजह से तीनों फ़ौज में, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, तीनों में उनकी फ़लाह बहबूद के लिए और उनकी उसके लिए एक बड़ा एक मरबूत तरीका मौजूद है, और उसके तहत जो सा है आप जो रिटायर्ड वेटरन्स हैं उनको लुक आफ्टर किया जाता है, उनके जो जनरल इश्यूज़ हैं, मसले हैं, उनकी तरफ मुतवज्जो रहती हैं, फ़ौज पाकिस्तान बिल्कुल तवज्जो देती है। जो वेटरन ऑर्गेनाइजेशंस हैं तमाम ममालिक में, इनका जो बुनियादी मकसद होता है वो जो वेटरन्स की जो फ़लाह बहबूद और उनके मसाइल को उजागर करना होता है। ये कोई सियासी या कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होती। और दूसरी बात ये है कि, और ना इनको होना चाहिए, कि वेटरन होने का मतलब ये नहीं है कि आपको कानून पाकिस्तान से इस्तिस्ना हासिल हो जाए। Being a veteran doesn't provide you impunity from the law if you break any law। और वेटरन ऑर्गेनाइजेशंस को इसी तरह सियासत का लबाता नहीं पहनना चाहिए। सर, नवीद अकबर, आज टेलीविज़न से। सर, आपके प्रेडिसेसर भी और मौजूदा आर्मी चीफ भी बार बार वो उन्होंने कहा तो नहीं ऑन रिकॉर्ड, लेकिन बार वो अपने जेस्चर से ये कि आर्मी जो है वो ए पॉलिटिकल है, और बिल्कुल वादे है पिछले कुछ अरसे से अगर देख लें तो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में पाकिस्तान आर्मी की कोई किसी किस्म की वो मुदाखलत नहीं है। ना पाकिस्तान आर्मी वादे कर चुकी है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, और इस पोडियम पे खड़े होकर भी बारहा कहा गया। सर, बात यह है कि उसके बावजूद पॉलिटिकल जमातें जो हैं, सियासी जमातें पाकिस्तान आर्मी को धकेलने की कोशिश करती हैं सियासत की तरफ, और ये इस तरह के बयान दिए जाते हैं कि हम बात करेंगे और हम अगर मुज़ाकरात करेंगे तो उसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को या इस्टेब्लिशमेंट को मौजूद होना चाहिए, जब आर्मी है। और ख़ुद वो कहते हैं, कहने वाले इमरान खान की मैं बात कर रहा हूँ, खुद कहते हैं एक तरफ के आर्मी जो है उसको सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जब पॉलिटिकल मुज़ाकरात हों या जब उनकी मौजूदा गवर्नमेंट से कोई मुज़ाकरात, उसमें आर्मी बैठेगी। एक तो सर ये बड़ी ना समझ में आने वाली बात है, कुछ आप इसके ऊपर रोशनी डाल दें।
दूसरा सर इलेक्शन के हवाले से अगर दूसरा क्वेश्चन कि आर्मी को अगर तलब किया जाता है तो इस वक्त पाकिस्तान आर्मी इस मौजूदा सिचुएशन जो है मशरकी और मगरबी बॉर्डर की इससे उसमें है कि वो इतने जवान जो है क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इलेक्शन के दौरान फोर्स की तो वो फराहम कर सके। देखिए ये जो सियासत का आपने बातचीत की है इस पर मैं पहले बात कर चुका हूँ कि हमारे लिए तमाम सियासी जमातें तमाम सियासी लीडर काबिल मोहतरम है। ये एक कौमी फ़ौज है। ये जो बात है जो कि आर्मी करती है आर्मी चीफ की तरफ से जो मैं आपको बता रहा हूँ इसके पीछे एक मंतक है उसको समझना ज़रूरी है। अगर आप अक़वाम आलम में देखें तो किसी भी मुल्क में अगर उसकी फ़ौज को किसी एक ख़ास सियासी सोच किसी ख़ास मज़हब किसी एक ख़ास नज़रिए की हमायत या सिरकोबी के लिए इस्तेमाल किया गया है तो उस मुल्क में सिर्फ इंतशार ही फैला है। ये एक हकीकत है। इसलिए जो पाकिस्तान के अवाम है और पाकिस्तान की अफवाज दोनों यही नहीं चाहेंगे कि इस तरह अफवाज पाकिस्तान किसी ख़ास सियासी पार्टी या सियासी सोच की तरफ झुकाव करें रुग़बत हासिल करें जिस तरह हम किसी ख़ास एक मसलक या ख़ास इलाके की तरफ रजू नहीं होते। तो ये वक्त ये हमारी नहीं ये इस पूरी मुल्क की और कौम की ज़रूरत है। और ये जो सियासी पार्टीज़ हैं सियासी लीडर्स को चाहिए कि हमारी इस पेशा वराना सोच को तक़वियत बख्शे। हाउएवर अफवाज पाकिस्तान का और जो भी हुकूमत पाकिस्तान होती है उसका आपस में एक गैर सियासी आइनी रिश्ता होता है और आइन के मुताबिक रहेगा। उस गैर सियासी रिश्ते को सियासी रंग देना मुनासिब बात नहीं। आपने दूसरा सवाल के हवाले से फोर्स कितनी है? अच्छा जी जी इलेक्शन के बारे में ये है कि जो अफवाज पाकिस्तान की जो तैनाती होती है इन एड ऑफ सिविल वो आर्टिकल 245 ऑफ आइन के तहत फेडरल गवर्नमेंट करती है। जो हमारा जो इस सिलसिले में इनपुट है वो इनपुट जो सा है वो जो वजारत दफ़ा उस सिलसिले में अपना इनपुट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और सुप्रीम कोर्ट को दे चुकी है जो कि ज़मीनी हकायक पर मुबनी है जो कि हकायक जो उनसे हैं मुतहरिक भी होते हैं उस पर मुबनी है वो इनपुट जा चुका है। अस्सलाम सर इश्तियाक गुंदल रोज़ न्यूज़ से पूछना ये चाहता हूं कि आर्मी चीफ ने पार्लियामेंट में सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए कहा कि हमें नए और पुराने पाकिस्तान की बहस को छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। तो ये आर्मी चीफ की तरफ से कोई पैगाम था उनकी ख्वाहिश है इस हवाले से बताइएगा। और दूसरा सर इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम अरूज पर है। तहरीक इंसाफ और PDM आपस में बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो मुल्क के वसी तर मुफाद में इस सिलसिले में सिक्योरिटी फोर्सेज अस्करी एस्टेब्लिशमेंट कोई किरदार अदा करेगी या बिल्कुल नहीं? देखिए ये जो ब्रीफिंग थी नेशनल असेंबली में ये तो ऑन इन कैमरा ब्रीफिंग थी। मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा जो ऑन रिकॉर्ड बात है 31 दिसंबर 2022 पिछले साल की आखिरी दिन आर्मी चीफ कराची में नेवल एकेडमी की पासिंग आउट से बात करते उन्होंने ये कहा था और उनकी ISPR की प्रेस रिलीज़ में भी है कि इस वक्त मुल्क एक जो दुश्वार गुजार जो चैलेंजेस जिनका दरपेश है इस मुल्क को उसके लिए हमें चाहिए कि उनको नबर्द आजमा होने के लिए चाहिए कि तमाम स्टेक होल्डर्स आपस में कौमी इत्तेफाक राय पैदा करें। आई थिंक दैट इज़ ऑन रिकॉर्ड एंड सबके सामने ये बात। जन साहब अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। बड़ी मुफस्सल आज आपने बातचीत की मतीन हैदर GTV से। एक तो ये बताइए कि लास्ट वीक 10 डेज में DGMI DG मिलिट्री ऑपरेशंस DG ISI चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिले, उनके चैम्बर में बड़ी मुफस्सल मुलाकात हुई। कुछ ये बताइएगा कि ये ब्रीफिंग किस तनाज़र में थी और आपने कहा कि अफवाज पाकिस्तान जो बरसर इक़्तिदार हुकूमत है उसके साथ है, सुप्रीम कोर्ट भी एक आइनी इदारा है। तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं फौज उनको किस नज़र से देखती है? और ट्विटर के ऊपर आपका भी अकाउंट मौजूद है। लास्ट 24 आवर्स में ये ट्रेंड है मार्शल लॉ और इमरजेंसी का, इसको भी रिस्पॉन्ड कर दीजिए। और तीसरा ये बताइए कि इमरान खान साहब ने जिस तरीके से मुसल्लह फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट के बारे में गुज़िश्ता एक साल में
जो इंटरव्यूज़ दिए, जो लबो लहजा इख्तियार किया, क्या आप समझते हैं इस वक्त वो सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं और मुस्तकबिल के लिए वो एक्सेप्टेबल होंगे या अनएक्सेप्टेबल होंगे? थैंक यू सो मच। आपने 4 पार्ट्स किए हैं। आई थिंक फर्स्ट टाइम मुझे ज़रूरत पड़ रहा है मैं कार्ड पे लिखूं कि क्योंकि 4 क्वेश्चन। पहली बात तो ये है कि आपके चारों सवाल सियासी हैं और इस पे मैं जो तजिया करूँगा सियासी है। और मैं आपसे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि अफवाज पाकिस्तान और कौम और मुल्क के ये मफाद में नहीं है कि अफवाज पाकिस्तान को सियासत के ऊपर के अंदर डाला जाए, ठीक है ना। तो ये दैट इज़ दी ओवर आर्चिंग जिस पे आप भी एग्री करते हैं, हम सब एग्री करते हैं कि ये अवाम के मफाद में नहीं है। किसी भी मुल्क के अंदर जो अफवाज सियासत या कि एक मज़हब या एक ख़ास मसलक या एक फ़िरके की तरफ तवज्जो हो जाए, उसके ख़िलाफ़ हो जाए, तो वह इंतशार ही फैलता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो बातचीत हुई है वो बातचीत जो सी है वो अगर वो ओपन बातचीत होनी होती, अगर वो ओपन होनी होती तो उसको ओपन ही किया जाता, ठीक है ना। तो वो वहाँ पे जो बातचीत हुई है किसी वजह से वो मुअज़्ज़िज़ जो हमारे जज हैं, चीफ जस्टिस हैं, उनके और अदारों के दरमियान हुई है, ठीक। जहाँ तक आपने बात की है आपका उसमें सवाल क्या है? कंफ्यूजन है कि ईद के बाद मुल्क में इमरजेंसी प्लस लग रही है या मार्शल लॉ का कोई नफाज हो रहा है। हमें तो कोई ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन अगर कोई इस किस्म की चीज़ें सोशल मीडिया पे ये चीज़ सामने आ रही है तो इसको डिस्पेल कर दीजिए कि आया ऐसी कोई चीज़ है या नहीं है। देखिए मैं पहले भी अर्ज़ किया है कि सोशल मीडिया में आए रोज़ वहाँ पे मैंने बात की थी आर्म फोर्सेस की, उनके अहदेदारान के बारे में। ये मैंने बात की थी कि उनके बारे में आए रोज़ बेबुनियाद बग़ैर किसी जवाज़ के सुबह और शाम चेहरे और बग़ैर चेहरे के नामी और बेनामी अकाउंट से एक तवातर से एक प्रोपेगेंडा जारी है। अब ये आप मुअज़्ज़िज़ लोगों पे है, जो इतने तजर्बाकार लोग हैं पाकिस्तान के अवाम है, कि वो उसको किस तरीके से देखते हैं। I think we have covered all these points if you understand it. अस्सलामुअलैकुम, सानिया सितार और आई एम फ्रॉम चाइना मीडिया ग्रुप। ये जो कबाल में कल एक इंसिडेंट हुआ है, हादसा हुआ है, उसके हवाले से भी जिस तरह हम सोशल मीडिया की बात करें और आपने ख़ुद ही कहा है कि वहाँ पर बहुत सारी ख़बरें जो हैं क़यास आराइयाँ भी हो रही होती हैं, कांस्टेंट एक विलिफिकेशन कैंपेन है जिसमें फिर भारतीय हैंडल्स भी जंप इन करते हैं क्योंकि उनको लैंग्वेज का एज होता है। उस हवाले से अगर आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे, कल का जो हादसा कबाल में हुआ था, कबल में हुआ था, वो उसके हवाले से अगर आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें। देखें जी, ये कबल में जो वाक़या हुआ बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। अल्लाह ताला जो हमारी सोच और थॉट्स आर विद दोज पीपल हु हैव डाइड, और उनके लवाहिकीन और जो ज़ख्मी हैं, अल्लाह उनको जल्द सेहत दे। इसके ऊपर IG KP के जो हैं उन्होंने एक मुफस्सल अभी ब्रीफिंग दी है जिसमें उन्होंने उसका जिक्र किया है कि उसके क्या जो अभी तक के शवाहिद सामने आए हैं उससे यही लग रहा है कि ये दहशतगर्दी का वाक़या नहीं था ये, लेकिन इसकी तफसील और ये डिटेल जब इंक्वायरी होगी, जब पता चलेगा, तो देन वी विल बी एबल टू कंक्लूड दैट। ये एक 3 मंजिला इमारत थी जिसमें एक बेसमेंट थी, एक उसकी ग्राउंड फ्लोर थी और एक पहली मंजिल थी। पहली मंजिल के अंदर एक मालखाना था जिसके अंदर जो कॉन्फिस्केटेड वेपन्स थे और गोला बारूद था वो भी रखा गया था। और बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये हादसा वहाँ पे किसी वजह से, हादसाती वजह से ये वाक़या पेश आया। जैसे ये हादसा पेश आया तो जो ट्रुप्स हैं हमारे आर्मी के, वो इमीडिएटली वहाँ पहुँचे और उन्होंने उनकी जो फर्स्ट एक्शंस थे वो उसकी मैनेजमेंट थी। ज़ख्मियों को निकालना है, डेड बॉडीज़ को निकालना है। हर रात को जो हमारी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम भी पहुँच गई और वेरी इंपॉर्टेंट जो पिंडी से जो तुर्किया भी जिसने पहले गई थी, दे आर ऑल्सो देयर, जो लैंडस्लाइड तोरखम में भी मौजूद थे। और वेरी इंपॉर्टेंटली जो आपकी इंजीनियर्स है और ऑर्डिनेंस के एक्सपर्ट्स भी वहाँ गए, क्योंकि बहुत सा वहाँ पे गोला बारूद जो है उसको डिफ्यूज़ करना है, उसको न्यूट्रलाइज करना है ताकि वो जगह सेव की जा सके। तो दैट प्रोसेस इज स्टिल गोइंग ऑन और वो आर्मी पुलिस के साथ और ज़िला इंतज़ामिया के साथ काम कर रही है। जी मैंने यही अर्ज़ की कि जो इनिशियल अभी तक इंफॉर्मेशन जो शवाहिद मिल रहे हैं कि ये जो मालखाने में के अंदर जो गोला बारूद पड़ा था वो किसी हादसे की वजह से, मैंने कहा ये आप KP के IG की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है इनिशियल, लेकिन ये अभी इंक्वायरी होगी और उससे क्लियर होगा। जनरल साहब, मुमताज़ भट्टी दिन से
जनरल साहब थोड़ा सा चूंकि मिलिट्री के रिलेटेड है क्वेश्चन, आपने कहा कि ऑपरेशंस के ऊपर ही रखे जाएं तो बेहतर होगा, मगर चूंकि पंजाब में एक इशू चल रहा है जो ज़रई मुआहदा हुआ पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिलिट्री का, उसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी बनी और फिर हाई कोर्ट ने उसको जो है वो स्ट्राइक डाउन किया है या उसको मुअत्तल किया है। तो ये मामला आपका इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू, इस कंट्रोवर्सी को कैसे ख़त्म किया जा सकता है और आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पे क्या है, क्योंकि वो एग्रीमेंट जो है उसको भी तोड़ मरोड़ के काफ़ी ज़्यादा जो है वो फैलाया गया है। जी, ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैं इसमें आपके गोशगुजार करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि फूड सिक्योरिटी जो है वो पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज है। बढ़ती हुई आबादी के साथ, क्लाइमेटिक चेंजेस के साथ, ये हम सब के लिए चैलेंज है। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और अगर आप देखें तो बाकी तरक्की याफ्ता, तरक्की पजीर ममालिक में भी वहाँ पे भी उनकी अफवाज को, उनकी हुकूमतों ने किसी न किसी तरीके से ज़राअत के शोबे में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए इस्तेमाल किया है। अफवाज पाकिस्तान क्या रोल अदा कर सकती हैं ज़राअत के अंदर बेहतरी लाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ज़्यादा ज़मीन को काबिल काश्त करने के लिए? क्या वो कोई तकनीकी मदद होगी, कोई मैनेजमेंट की मदद होगी? ये फ़ैसला सूबाई और फेडरल गवर्नमेंट्स नहीं करना है। जनरल साहब, खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़ से। जनरल साहब, मेरा सवाल गैर सियासी है। एक पाकिस्तान में प्रोजेक्ट चल रहा है एक तवील अरसे से सी पैक का, गैर मुल्की सरमायाकारी से। इस प्रोजेक्ट को गाहे बगाहे टारगेट किया जाता है मुख्तलिफ दुश्मन ममालिक की जानिब से। दासू के वाक़यात होते हैं, ग्वादर है, बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में। इसका सिक्योरिटी लेवल अब क्या है? क्या जो चाइनीज़ कंपनियां हैं, गवर्नमेंट है, वो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी मुहैया की जा रही है उससे मुतमिन है? और ख़ासकर जो दासू के जैसे इलाके में इंजीनियर्स और वहाँ पर जो उनके कारकुन मौजूद हैं, उनको मजहबी रंग भी दिया जा रहा है उनकी मौजूदगी के हवाले से। क्या कमेंट करेंगे इसके ऊपर आप? देखिए जी, चाइनीज़ की जो हमारे चाइनीज़ भाई हैं उनकी जो सिक्योरिटी है वो हमारी टॉप प्रायोरिटी है और हुकूमत पाकिस्तान बिलखुसूस पाकिस्तान फ़ौज के लिए ये इंतहाई हसास और अहम मामला है। सीपैक प्रोजेक्ट्स की जो सिक्योरिटी है उसके हवाले से कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया और चाइनीज़ भी उससे मुतमईन है। जो नॉन सीपैक प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक एपेक्स कमेटी के ज़रिए तमाम कंसर्न्ड एजेंसीज़ ज़िलाई लेवल से और सूबाई और फेडरल लेवल पे भी उनका एक मुकम्मल सिक्योरिटी ऑडिट किया गया है और मुतल्लिका इदारे तमाम इस वक्त उन कमियों को, उन ऑडिट को, उसको इम्प्रूव करने में लगे हैं। तो ये दिस इज़ द पोजीशन ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स, बोथ सीपैक एंड नॉन सीपैक। दासू का जहाँ तक वाक़या है उसके अंदर जो वहाँ की ज़िलाई इंतज़ामिया और सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उन्होंने बर वक्त उसको डिफ्यूज़ किया है और वहाँ पे कोई सिक्योरिटी सिचुएशन नहीं बनने दी है। एंड आई थिंक दैट हैज़ बिन, उन्होंने लोकल इंतज़ामिया ने उसको एक जो इल्ज़ामात थे उनको बर वक्त एक्शन करके एड्रेस किया है। कौन सर, डॉक्टर इरफान, कैपिटल टीवी से। बेसिकली मैंने सर सारा टाइम मोस्टली जो टीवी पे प्रोग्राम्स वगैरह किए हैं बलूचिस्तान के बॉर्डर एरियाज़ में भी और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी मैंने इसके ऊपर काफ़ी सारा काम किया। रिसेंटली अभी ईद पे भी मैं खैबर राइफल के अंडर एक पोस्ट है बिल्कुल ज़ीरो लाइन पे बॉर्डर एरिया में, वहाँ गया बार फेंस के बिल्कुल करीब और ये वो जगह थी जहाँ से शायद बॉर्डर फेंसिंग का आगाज़ हुआ था। तो आपने टेररिज्म पे बात की, जैसे आपने फरमाया कि 98% जो एरिया है वो सिक्योर है, बॉर्डर फेंसिंग हो चुकी हुई है और उसमें नो डाउट के टेररिज्म के वाक़यात में भी कमी आई है और बहुत सारी इसके अंदर जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशंस भी किए हैं, बहुत सा इसका इम्पैक्ट है टेररिज्म के वाक़यात में कमी में। लेकिन सर सोशल मीडिया पे एक कुछ टाइम से कुछ चीज़ें चल रही हैं, रिपोर्ट्स चल रही हैं कि शायद पाक अफगान बॉर्डर फेंस में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ TTP ने बाढ़ उखाड़ दी है और वो वहाँ से इन्फिल्ट्रेट करते हैं और पाकिस्तान में आके टेररिज्म की कार्रवाइयाँ करते हैं। तो इसके ऊपर सर थोड़ी सी रहनुमाई कीजिएगा कि इन रिपोर्ट्स के अंदर कितने हक़ाइक़ हैं, क्या ये ठीक हैं या ये जस्ट रूमर्स हैं? देखिए, ये पाक अफगान बॉर्डर पे मैंने अपनी ब्रीफिंग में आपको बताया कि उसके ऊपर क्या काम हो चुका है। ये जो फेंसिंग है पाक अफगान बॉर्डर पे की गई, इसकी वजह से जो दहशतगर्दों की नकलो हरकत है उसको महदूद कर दिया गया है और जो अक्रॉस नकलो हरकत थी जो कि पहले लोगों की होती थी, वो जो
एग्जिस्टिंग डेजिग्नेटेड क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं वो वहाँ तक काफ़ी हद तक वहाँ तक महदूद होकर रह गई है। लेकिन हमें चंद चीज़ों का इसमें अंदाज़ा होना चाहिए, हमें उसकी वी मस्ट कीप देम इन कंसिडरेशन। पहली बात तो ये है कि किसी भी दो ममालिक के दरमियान, चाहे वो तरक्की याफ्ता या तरक्की पजीर ममालिक हों, उनके दरमियान जो सरहद होती है उसको मुकम्मल तौर पे सील करना, चाहे आप जितने भी रिसोर्सेज लगा दें, टेक्निकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स लगा लें, ये तकरीबन नामुमकिन होता है। बहरी रस्तों से आपके सामने, आप तरक्की याफ्ता बाहर के मुल्कों को भी कवर करते होंगे कि बहरी रस्तों से भी, बरी रस्तों से भी, फ़ज़ाई रस्तों से भी कोई भी दो बॉर्डर्स को मुकम्मल तौर पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम होता है, नामुमकिन होता है तकरीबन। दूसरी बात यह है कि पाक अफगान बॉर्डर 2611 किलोमीटर पे है, इंतहाई दुश्वार टेरेन है। तीसरी बात यह है कि एक पेक्यूलियर सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 50 लाख के लगभग अफगान मुहाजिरीन मौजूद हैं, ऑलरेडी मौजूद हैं। और चौथी बात, अगली बात ये आप समझें कि ये आपको यकीनन नॉलेज में होगी कि औसतन अगर आप देखें तो यौमिया तकरीबन 20,000 लोग क्रॉसिंग पॉइंट्स पे पाकिस्तान अफगानिस्तान को क्रॉस करते हैं। सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं तो सैकड़ों गाड़ियाँ क्रॉस करती हैं। तो देयर इज़ ए लॉट ऑफ मूवमेंट। हुकूमत पाकिस्तान की पूरी तवज्जो है इस जानिब में, और जितने मुतल्लिका इदारे हैं जो कि क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट को डील करते हैं, स्पेशली जो डेजिग्नेटेड क्रॉसिंग पॉइंट्स पे हैं, दे आर वर्किंग कि उस मैकेनिज़्म को मज़ीद इम्प्रूव किया जाए, उसको मज़ीद स्ट्रीमलाइन किया जाए। और इसके अलावा ये कि जो भी दो बॉर्डर होते हैं, अगर हम उनको देखें तो इसकी जो मैनेजमेंट है ये यकतरफा नहीं होती, ये दो मुल्कों का बॉर्डर होता है। तो जहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान, सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे, FIA, कस्टम्स और बाकी तमाम एक मरबूत तरीके से काम कर रहे हैं और मज़ीद करते रहेंगे। ये इंटरम अफगान गवर्नमेंट के साथ भी हुकूमती सतह पे ही बातचीत है कि वहाँ की जो उस साइड की भी सिक्योरिटी है और वहाँ पे भी जो अवामिल हैं और जो मैकेनिज्म है उनको फर्दर इम्प्रूव किया जाए। थैंक यू साहब। ये ज़रा थोड़ा सा एक चीज़ जो है वो अभी मुकम्मल वजाहत उसकी नहीं हो सकी, एक दो जगह पे आपने जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट में भी एक डिबेट है और बहस, ज़ेर बहस है ये मामला कि अफवाज पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है इलेक्शन के लिए वो देने से माजरत की गई है। इसकी क्या वजूहत हो सकती है, ज़रा थोड़ा सा इसको क्लियर अगर कर देंगे। आई थिंक मैं इस बात को वाज़ेह कर चुका हूँ कि अफवाज पाकिस्तान की जो तैनाती है, चाहे वो इलेक्शंस के लिए हो, चाहे वो कुदरती आफात के लिए हो, चाहे वो पोलियो के लिए हो, सेंसस के लिए, इन एड ऑफ सिविल जितनी तैनाती है वो फेडरल गवर्नमेंट करती और आर्टिकल 245 के तहत होती है। वजारत दफा उस सिलसिले में अपना इनपुट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट को दे चुकी है, जो कि ज़मीनी और मुतहरिक हक़ाइक़ पर मुबनी है। तो दैट्स व्हाट द पोजीशन इज। जी ये काइंडली ये माइक में बोलने से क्या आवाज़। आपने सर इसी जो क्वेश्चन उन्होंने किया उसका मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप पहले इंट्रोड्यूस करा देंगे। मेरा नाम खुर्रम शहजादा है, मैं उर्दू न्यूज़ के साथ काम करता हूँ। आपने कहा कि अफगानिस्तान की जो अभी सिचुएशन हुई है उसके बाद टेररिज्म इंसिडेंट पाकिस्तान में बढ़े हैं। उसके साथ ही आप जिक्र कर रहे हैं कि एक स्टैंड है पाकिस्तान की मिलिट्री का जो उन्होंने सिविल डिप्लॉयमेंट के तनाजुर में सुप्रीम कोर्ट को और इलेक्शन कमीशन को दिया है वजारत दफा के थ्रू। तो क्या बीइंग ए मिलिट्री स्पोक्समैन आप ये कह रह सकते हैं या कहेंगे कि चूंकि ये इंसिडेंट्स बढ़े हैं इस वजह से चूंकि आपके ऑपरेशन में भी इजाफा हो रहा है तो आप उस डिप्लॉयमेंट को एड नहीं कर सकते, या आप इस पोजीशन में नहीं हैं कि इस तरह का कोई काम किया जाए जो आने वाले इलेक्शन है उसके लिए? देखिए, मैंने आपको अपनी ब्रीफिंग में जो सिक्योरिटी की अमूमी सूरत हाल टू ए सर्टन डिटेल आपको बताई है। ये पहले एक सवाल हुआ था कि किस तरह का ऑपरेशन जा रहा है, तो मैंने जो इस वक्त ऑपरेशन हो रहे हैं, जो आगे ऑपरेशन आ रहे हैं, जो एक कंपेन है जिसमें बिल्ड ट्रांसफ़र इज़ द मेन फेज फोकस, जिसमें सिक्योरिटी ने एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट दी है, तो मौजूदा और आने वाले ऑपरेशंस की जो नौयत है वो भी आपको बताइए वो किस तरह की है। मैंने आपको ये भी बताया है कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो आर्मी की
फॉर एनी इन एड ऑफ सिविल जो तैनाती है, जो डिप्लॉयमेंट है, इसकी मजाज हुकूमत पाकिस्तान होती है। और हमने उसके ऊपर जो अपना मुफस्सल इनपुट है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और सुप्रीम कोर्ट को भी डिटेल में बता दिया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ब्रीफिंग हुई है उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिया गया वो सारा इनपुट जो हमने देना था। जी कामरान यूसुफ, ये माइक इधर कर दीजिएगा जी। राणा साहब इंट्रोड्यूस भी करा दे। सोहेल राणा मेरा नाम है, मैं एडिटर हूँ पोस्ट और बागबान का। अर्ज ये है, कुलभूषण यादव हमारे पास है। कुलभूषण यादव का स्टेटस क्या है? क्या वो पाकिस्तान में है या सिविल गवर्नमेंट के पास है या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास है? जी देखें ये जो इंटेलिजेंस रिलेटेड ऑपरेशंस होते हैं, इनकी जो डेवलपमेंट है और जो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस जो स्पाइस पकड़े जाते हैं, ठीक है ना, उसके ऊपर जो आप सवालात कर रहे हैं, आई थिंक द मोस्ट अप्रोप्रिएट फोरम जो इसका जवाब देने का है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, क्योंकि ये इंटर स्टेट रिलेशंस में आता है। ये GHQ इज़ नॉट द राइट एजेंसी जो कि इसके ऊपर आपको अपना इनपुट दे सकेगी। फ्रॉम एक्सप्रेस ट्रिब्यून जी, ये एक इस्तिलाह कहते हैं कि जब आर्मी के अंदर चेंज ऑफ कमांड होती है तो उसके साथ ही फिर अकाउंटेबिलिटी भी होती है। ये खबरें भी आती रही हैं कि जब से नए आर्मी चीफ ने टेक ओवर किया है, कुछ इंटरनल पर्जिंग भी हुई है, कोई क्रैकडाउन भी हुआ है, उस हवाले से बताएं। दूसरा, एक आम तौर पर परसेप्शन ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त वो मुआशी मसाइल हों, सियासी मसाइल हों या सिक्योरिटी के मामलात हों, दो लोगों का नाम आता है आपके इदारे से ताल्लुक है उनका, एक जनरल बाजवा और दूसरा जनरल फैज़। तहरीक इंसाफ कहती है कि जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, PMLN कहती है जनरल फैज़ का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। तो इस हवाले से क्या इंटरनल कोई असेसमेंट हो रही है कि आपके ये दोनों जर्नैल थे, क्या इन्होंने वाकई कोई अपने मैंडेट से तजावुज़ किया, इख्तियारात से तजावुज़ किया कि इनके खिलाफ कोई महकमाना कार्रवाई होनी चाहिए? अच्छा जी, ये जो आपने बात की पर्जिंग की, मैं आपको कहूँगा कि आर्मी से रिलेटेड अगर कोई भी खबर है, कोई आप न्यूज़ है, तो आप अपनी तवज्जो सिर्फ ISPR के प्रेस रिलीज तक ही रखें। वहीं वो दैट इज़ द ओनली क्रेडिबल सोर्स। एंड जस्ट बाय द वे ऑन टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस, आपने देखा होगा देयर इज ISPR के बहुत से फेक अकाउंट्स भी सोशल मीडिया पे हैं। देयर इज वहाँ पे ISPR का सिर्फ एक ही जो ऑफिशियल हैंडल है, दैट इज़ द ओनली एक्चुअल सोर्स जो इंफॉर्मेशन का आर्मी के बारे में और आर्म फोर्सेस के बारे में है। तो उसी पे तवज्जो रखें। तो दैट इज़ तो फिर ये इस्तराबी किस्म के जो सवालात हैं जो कि मफरूज़े और स्पेकुलेशन पे बेसिस हैं, इस पे आप नहीं जाएंगे। नहीं, ये आप कुछ कहना चाह रहे हैं मजीद? नहीं, अच्छा, जो आपने जहाँ तक जो आपने जिक्र किया, देखिए आर्मी का एक अपना जो एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव निज़ाम मौजूद है। यहाँ लाखों अफराद इस अदारे में काम करते हैं और करते रहते हैं। इसका एक अपना बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम मौजूद है फॉर इंस्टीट्यूशन। अगर कोई तामीरी तनकीद हो और कोई चीज़ हो जिससे वो तादीबी कार्रवाई होती है, बट दैट सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स। दैट सिस्टम जो हमारा है वो बेस्ड है ड्यू प्रोसेस के ऊपर और प्रोवाइडिंग जस्टिस टू ऑल दी पार्टीज, नॉट ऑन स्पेकुलेशंस। थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी ग्रेटफुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया।